आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में अध्याय 3 पृष्ठ क्रमांक 48 पर हम ये देखने जा रहे हैं कि कृषकों को मूल संवर्धन संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी हमने पूर्व में यह अध्ययन किया था कि हमारे देश में कृषकों के लिए मूल संवर्धन के माध्यम से वह अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो पूर्व में तो हमने चर्चा की थी कि ऐसा ऐसा करके हम जैसे आलू से चिप्स बनाकर भेज सकते हैं या अचार के माध्यम से उसके गुणों में वृद्धि करके मूल्यों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सारी जानकारियाँ किसानों के लिए किस प्रकार से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, क्या क्या उनके लिए करना पड़ेगा, इसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि कृषकों को मूल संवर्धन संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना। तो हमारे यहाँ पर हमको पता है कि हमारे देश के अधिकांश लोग जो है वह कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं और कृषक लोग जो है वह शैक्षणिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए होते हैं। इसलिए उनके लिए मूल संवर्धन के बारे में ये जानकारी नहीं होती है कि किसान जो है मूल संवर्धन से संबंधित जानकारी कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न जो कृषक है क्या उपज निकाल रहे हैं, अर्थात उत्पादन कितना कर रहे हैं और उनका किस किस प्रकार से मूल संवर्धन किया जा सकता है। माना जो वे कार्य कर रहे हैं उसके अंतर्गत वह अपने मूल्य उपज के मूल्यों को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए उन्हें किन वस्तुओं की और अधिक आवश्यकता होगी और जिन वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता है वे वस्तुएं कहाँ से उनके लिए प्राप्त होंगी। और ये सारी चीज़ें हो भी जाएं तो उनको प्राप्त करने के लिए उनके पास धन कहाँ से आएगा। कहने का तात्पर्य आपको अच्छी तरह पता है कि भारतीय कृषक के बारे में अर्थशास्त्र में कहा गया है कि भारतीय कृषक जो है ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही पलता बढ़ता है और ऋण में ही इस दुनिया से विदा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए किसान के लिए ऋण कहाँ से प्राप्त होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी किसानों के लिए होना चाहिए। तब कहीं कृषक लोग जो है हमारे देश के किसान लोग हैं उपरित उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, अन्यथा वह केवल कोरे कागज़ की भांति ये योजनाएं रह जाएंगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार के लिए, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या अन्य स्थानों पर जगह जगह कृषि मूल्य संवर्धन से संबंधित परामर्श केंद्रों की स्थापना की जाए ताकि उन परामर्श केंद्रों पर वहाँ के जो किसान हैं आसानी से अपनी जानकारी जुटा करके अपना कार्य बेहतर कर सकें। फिर दूसरा है आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। अब हमने कह तो दिया, सैद्धांतिक रूप से तो बता दिया कि ये किया जा सकता है, लेकिन वो किया कैसे जाएगा तो उसके बारे में शिक्षण की, प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की भी ज़रूरी है। उदाहरण के लिए कहने के लिए बहुत सरल है कि सॉस है, जैम है, चिप्स है आदि को तैयार करने हेतु कृषक के लिए ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को तैयार करने के लिए या जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता, ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। और जब तक व्यक्ति ट्रेंड नहीं होगा इन चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकता है, अन्यथा सामग्री के खराब हो जाने की संभावना भी बनी रहती है। कृषक ये उत्पाद व्यवस्था से तैयार किया जाना चाहिए एवं इनके स्वाद को सुरक्षित रखना भी जरूरी होता है, जिसके लिए बाजार में लोकप्रिय हों व लोगों का इन पर विश्वास बना रहे। इसका आशय यह है कि किसानों के द्वारा जो उत्पाद माल है
उस उत्पाद माल के लिए, उस उत्पादन के लिए पास में खपत करने वाले बाजार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और बाजार की व्यवस्था के साथ साथ इस प्रकार के विज्ञापन संबंधी और अन्य जानकारियाँ हो कि यह किसानों के द्वारा निर्मित चीज़ है, ताकि वह बिक सके। फिर अगली बात आती है वित्तीय आपूर्ति की। भारतीय किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वह ऋण की समस्या है, धन की समस्या है। तो कृषि मूल्य संवर्धन के लिए विभिन्न क्रियान्वयन हेतु पूंजी की ज़रूरत होती है, और पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति जो है वो दो रूपों में की जा सकती है। पहली तो क्या है कि ऋण के रूप में, अर्थात ऋण लेकर के, और दूसरी इसकी पूर्ति, पूंजी की, धन की पूर्ति हम सहकारी समितियों की स्थापना करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसानों की आर्थिक सहायता हेतु शासन को इस संबंध में पहल करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि बिना किसी जटिलताओं के सुगमतापूर्वक किसानों के लिए एक तो ऋण उपलब्ध हो जाए इस कार्य के लिए, या फिर उन क्षेत्रों में सहकारी समितियों का विकास किया जाए ताकि उनकी वित्त संबंधी जो समस्याएं हैं वह दूर हो सकें, क्योंकि बिना धन के कोई कार्य नहीं हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट आता है तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। माने हमने तैयार उत्पाद की पैकिंग के लिए, हमने जो भी उत्पादन तैयार किया है उसकी पैकिंग कैसी हो, सीलिंग व उत्पाद को ताज़ा बनाए रखने के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। माने एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, अतः समय समय पर आवश्यकता के अनुसार सामूहिक तकनीकी सहायता की भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, ताकि उनके द्वारा उत्पादित माल जो है वह श्रेष्ठ रूप से बाजार में पहुंच सके। फिर अब सब अंतिम बात आती है विपणन व्यवस्था एवं प्रचार प्रसार। कोई भी उद्योग उसी दशा में फल फूल सकता है जब उसकी बिक्री भली भांति हो और उत्पादक लाभ कमा सके। कहने का तात्पर्य हमने उत्पादन तो तैयार कर लिया, और अब वर्तमान में हम देखते भी हैं कि किसानों के अपने पास उपज तो होती है, लेकिन वह मजबूरी बस बिचौलियों के लिए या मध्यस्थों के लिए कम मूल्य पर बेच देते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ पर उनका मूल्य अधिक होता है वहाँ पर बेचने के उनके पास साधन और जानकारी दोनों का अभाव होता है। तो किसान उपज का मूल्य संवर्धन कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन उनके समुचित विपणन हेतु वे स्वयं को सक्षम नहीं पाते हैं। अतः सरकार स्वयं या सहकारी समितियों के माध्यम से इनकी बिक्री की व्यवस्था जो है बना सकती है, कर सकती है, एवं इनके प्रचार प्रसार के लिए सरकारें जो है मेले लगा करके, प्रदर्शनियों के माध्यम से और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार कर सकती हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस प्रकार के मेले व प्रदर्शनियों आदि का आयोजन समय समय पर करती रही है, करती रहती है, और इसके लिए और बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक कृषक जो है इन सब से रूबरू हो सके या इन सब से जानकारी प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि उत्पादों का जो मूल्य संवर्धन है वह ग्रामीण क्षेत्रों में या उनके उन्नयन में अत्यधिक सहायक होता है, उनके विकास में बहुत सहायक होता है। यदि शासन उपयुक्त उपाय अपनाता है तो बिल्कुल तय है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में हमें बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य आधार कृषि ही है। अब हम आगे पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो हमारे देश का सूती वस्त्र उद्योग जो है वह सबसे संगठित और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन उद्योगों में से एक है। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम जानते हैं कि प्राचीन काल में
अर्थात सिंधु हड़प्पा संस्कृति के समय भी हमारे देश के लोग जो है सूत कातने का कार्य करते थे। इस प्रकार के हमारे यहाँ पर बड़े ही प्रमाण मिले हैं। साथ ही हमको बड़ा गौरव और यश भी सूती वस्त्र उद्योग ने भारत के लिए दिया है। आपने सुना होगा कि भारत के लिए प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कह करके संबोधित किया जाता था। तो वास्तव में ये बात सही थी। इसका आशय यह नहीं है कि कोई सोने की चिड़िया होगी, इसका आशय यह है कि प्राचीन काल में भारत जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समृद्धशाली था। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वह बड़ी ही मजबूत थी, दुनिया में उसकी धाक थी। और सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में तो कई मिथक या कहावतें प्रचलित हैं। उनमें से एक दो मैं आपके लिए बताता हूँ, कुछ उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कराने चाहता हूँ। सबसे पहले जो आज बांग्लादेश है, जिसकी राजधानी ढाका है, वह प्राचीन काल में भारत की सबसे बड़ी सूती वस्त्र उद्योग की और सबसे श्रेष्ठ वस्त्र उद्योग की राजधानी थी, जिसकी मांग दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। अर्थात दुनिया के जो संपन्न लोग थे, राजे महाराजे थे, वे सब भारत की बनी हुई मलमल नाम की जो सूती वस्त्र होता था उसको पहन करके, उसको प्राप्त करके गौरवान्वित होते थे। जैसे कि हम हमारी वस्तुओं के बारे में कहते हैं कि ये मेड इन जापान की है, अमेरिका की है, तो हमें बड़ा गौरव सा होता है। तो पहले यही स्थिति भारत के वस्त्रों के बारे में थी। माने मलमल का आशय ये है कि यह बहुत इतना महीन और बारीक कपड़ा होता था। कहा जाता है कि मुगल काल में मुमताज़ बेगम ने इसके पूरे थान को पहन लिया था। इसके बाद में भी उनके अंग प्रत्यंग दिखते थे। इससे ये माना जाता है कि उस काल में हमारे देश की कला कौशल अर्थात तकनीक सूती वस्त्र की दृष्टि से कितनी श्रेष्ठ और महान रही होगी। इसी प्रकार ऐसा भी कहा जाता है कि पुरुषों की जो धोती होती है वह इतनी महीन बनी होती थी कि उसके लिए माचिस के बराबर डिब्बी में आराम से रख लिया जाता था। और साधु संत या ब्राह्मण लोग जो जनेऊ धारण करते हैं, उस जनेऊ के लिए चने के छिलके बराबर भाग में तह करके रख लिया जाता था। इस प्रकार से हमारे देश की जो मलमल थी या सूती वस्त्र उद्योग था वह प्रतिष्ठित था, उसकी दुनिया में बड़ी ही मांग थी। आज हम देखते हैं हमारे देश की क्षमता की दृष्टि से उस उद्योग में 1866 मिले हैं, जिनमें से 82% मिलें निजी स्वामित्व की हैं और 10% जो मिल हैं, कारखाने हैं, वह सरकारी स्वामित्व के हैं एवं 8% जो मिले हैं वह सहकारी स्वामित्व द्वारा संचालित हो रही हैं। और आधुनिक उद्योग के रूप में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे पहला कारखाना सन 1818 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन यह आगे चल के सफल न हो सका। भारत का आधुनिक प्रथम सफल कल कारखाना जो है वह 1851 में मुंबई में खोला गया। इसके जो संस्थापक थे वह श्री नाना भाई डावर थे। मुंबई में इस उद्योग के सर्वप्रथम विकसित होने के कारण मुंबई के लिए सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। साथ ही बाद में उद्योग के अहमदाबाद नगर में केंद्रीकरण होने से उसे भारत का मैनचेस्टर की संज्ञा प्रदान की गई है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि मैनचेस्टर किसे कहते हैं या क्या है, तो उसके बारे में हम समझेंगे कि यूरोप महाद्वीप का एक नगर है मैनचेस्टर। वहाँ मैनचेस्टर में सबसे ज़्यादा
वस्त्र बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, इसलिए वह यूरोप का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। तो यही बात हमारे देश के अहमदाबाद नगर में अर्थात गुजरात क्षेत्र में लागू होती है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के अधिकांश कल कारखाने गुजरात में हैं अर्थात अहमदाबाद में हैं, और सूती वस्त्र के उद्योग के अधिक कारखाने होने के कारण अहमदाबाद के लिए भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अर्थात सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग निर्माण करने वाला नगर। तो सूती वस्त्र उत्पादन में स्वतंत्रता के बाद से बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। हमने 1950-51 में जो हमारा 421.5 करोड़ वर्ग मीटर उत्पादन था कपड़े का, वह 2005-06 में बढ़ कर के 4,957.7 करोड़ वर्ग मीटर हो गया। माने कई गुना हमने इस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया है, विकास किया हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग का वितरण, यह उद्योग हमारे देश में कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसके लिए हम कुछ बातों की जानकारी रखेंगे और एक प्रश्न हम अलग से लिखेंगे, उसके बारे में चर्चा बाद में की जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो कच्चा माल होता है वह कपास की आवश्यकता होती है। तो सीधी सी बात है कि जिन क्षेत्रों में कपास ज़्यादा होगा, उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर उसके कल कारखाने ज़्यादा होंगे। साथ ही आर्द्र जलवायु इस उद्योग के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। जिन क्षेत्रों में आर्द्र जलवायु पाई जाती है वहाँ पर इस उद्योग के कल कारखाने जो है खूब फल फूल रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। फिर इसी प्रकार भारत के अधिकांश क्षेत्र जो है समुद्र तटीय तथा कपास उत्पादक क्षेत्रों में हैं, अर्थात जहाँ पर आर्द्र जलवायु है और जहाँ पर कच्चे माल के रूप में कपास उत्पादित किया जाता है, उन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं या उद्योग स्थापित हैं। तो हम एक एक करके जो प्रमुख राज्य हैं या क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वस्त्र उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, क्योंकि हमने जब मिट्टियों के वितरण की बात पढ़ रहे थे तो हमने काली मिट्टी के बारे में पढ़ा था कि काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और आपके लिए बच्चों ये भी ध्यान होगा कि काली मिट्टी के लिए हम कपासी मिट्टी या कपास की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो महाराष्ट्र में सूती वस्त्र की कुल जो मिलें हैं वह 119 मिलें हैं, जिनमें से 101 कताई और बुनाई दोनों कार्य करती हैं और शेष 18 मिल केवल सूत कताई का ही काम करती हैं। मुंबई यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, अर्थात महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे ज़्यादा उद्योगों की स्थापना हुई है। यहाँ पर 54 सूती वस्त्र मिल तथा राज्य में सूती वस्त्र के अन्य केंद्र जो हैं वह सोलापुर, वहाँ का एक नगर है महाराष्ट्र का, पूना या पुणे, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला और औरंगाबाद जो है ये प्रमुख वहाँ के नगर हैं जहाँ पर सूती वस्त्र के उद्योग या कल कारखाने स्थापित हैं। अब दूसरे स्थान पर आता है गुजरात। गुजरात जो है सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से देश का दूसरा राज्य है, जिसके लिए दूसरे स्थान का गौरव प्राप्त है। यहाँ पर 118 मिलों में से 24 कताई बुनाई की तथा 24 कताई की मिलें हैं। अहमदाबाद इस राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा सूती वस्त्र औद्योगिक केंद्र माना जाता है। अकेले अहमदाबाद में 69 मिलें हैं। इस राज्य में अन्य सूती वस्त्र उद्योग के जो केंद्र हैं वह गुजरात के बड़ौदरा में हैं, भरूच में हैं, सूरत नगर में हैं, भावनगर में हैं और राजकोट में यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की मिलें या उद्योग स्थापित हैं।
फिर इसके बाद में एक प्रमुख नाम और है राज्य का, वो है तमिलनाडु। सूती वस्त्र उत्पादन में यह राज्य देश में तीसरे स्थान पर आता है। यहाँ इस उद्योग की छोटी छोटी मिलें हैं और उनकी संख्या लगभग 439 है। अधिकांश मिलें जो है सूत कताई का कार्य करती हैं। इस राज्य में इस उद्योग की स्थापना का श्रेय जो है सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन को है, अर्थात विद्युत उत्पादन की सुविधा के कारण यह उद्योग जो है यहाँ पर फल फूल रहा है। यहाँ के जो प्रमुख नगर हैं उनमें से सबसे पहला नाम आता है कोयम्बटूर का, जो यहाँ की या तमिलनाडु की औद्योगिक राजधानी या वस्त्र उद्योग का केंद्र या राजधानी कहलाती है। और इसी कोयम्बटूर के लिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। राज्य में अन्य केंद्र जो हैं एक तो मदुरई है, फिर चेन्नई है, फिर तिरुनेलवेली है, सेलम है, पेराम्बूर है आदि ये जो नगर हैं यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योगों के कल कारखाने हैं। इनके साथ ही साथ भारत के और अन्य राज्यों में पश्चिम बंगाल में हावड़ा और श्री रामपुर में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो बच्चों, आपने मैनचेस्टर के लिए 3 स्थानों पर सुना होगा। अहमदाबाद के लिए भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर के लिए कहा जाता है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर वह कानपुर के लिए कहा जाता है। साथ ही उत्तर प्रदेश में वाराणसी, आगरा, हाथरस, मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ आदि जो है उद्योग के केंद्र हैं। तत्पश्चात मध्य प्रदेश में भी सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र जो है वह ग्वालियर में है, इंदौर में है, उज्जैन में है, सतना, जबलपुर, भोपाल, रतलाम तथा देवास नगरों में सूती वस्त्र उद्योग के कल कारखाने हैं। इसी क्रम में कर्नाटक में मैसूर, बेंगलुरु, मंगलोर, बल्लारी आदि, चित्रदुर्ग और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर, सिकंदराबाद, केरल में कन्नानूर, तिरुवनंतपुरम, अनंतपुर और राजस्थान में जयपुर, किशनगढ़, भीलवाड़ा तथा अजमेर मुख्य केंद्र हैं। इस प्रकार से भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र जो है जिनके बारे में हमने चर्चा की है, उन सब के लिए हम जो है वह मानचित्र पर भी देख सकते हैं। आप चाहें तो हमने मानचित्र उसमें दिया हुआ है, आप उसमें इसके लिए देख सकते हैं। अब आगे बात आती है खनिज आधारित उद्योगों की। तो खनिजों से जो कच्चा माल प्राप्त करने वाले प्रमुख उद्योगों में लोहा इस्पात, सीमेंट, धातु आदि जो उद्योग मुख्य हैं। संपूर्ण औद्योगिक संरचना में लोहा इस्पात उद्योग के लिए आधारभूत उद्योग की संज्ञा दी गई है। यहाँ हम केवल विशिष्ट उद्योगों के बारे में ही चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है लोहा इस्पात उद्योग। तो जो लोहा इस्पात उद्योग जो है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। लोहा इस्पात आज के उद्योग जगत में भौतिक सभ्यता की रीढ़ है। ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। मानव उपयोग की छोटी से छोटी वस्तु जैसे सुई, कील, पिन आदि से लेकर के बड़ी बड़ी वस्तुएं, मोटर है, रेल है, कल कारखानों की मशीनें हैं आदि का निर्माण जो है बिना लोहे के संभव नहीं है। तो इस प्रकार से लोहे का किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्व है, जिस पर राष्ट्र का आर्थिक विकास निर्भर करता है। धन्यवाद। इसके बारे में चर्चा